हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज अपन कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान है का फर्स्ट भाग है समकालीन विश्व में राजनीति, उसका प्रथम चैप्टर करेंगे शीत युद्ध का अंत यानी दो ध्रुवीयता का अंत, वो पाठ करेंगे। उसके अपन ने 27 क्वेश्चन तो पहले कर लिए हैं, छोटे क्वेश्चन करेंगे अति लघुतरात्मक, और 23 क्वेश्चन और करेंगे। तो बिना देरी किए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी 28 का क्वेश्चन कि मध्य एशिया में 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में कौन सा गणराज्य रहा? तो इसका आंसर है तजाकिस्तान। यानी सोवियत संघ 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद लगभग 10 वर्षों तक यानी 2001 तक तजाकिस्तान है उसमें गृह युद्ध की स्थिति रही थी। वहाँ पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक आधार पर संघर्ष चलने शुरू हो गए थे और लगभग ऐसा 10 वर्षों तक रहा था। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ के प्रति सबसे ज़्यादा असंतोष कौन से गणराज्यों में फैला? तो कौन से गणराज्यों में फैला सोवियत संघ के प्रति सबसे ज़्यादा असंतोष? रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र। इन क्षेत्रों में सोवियत संघ के प्रति सबसे ज़्यादा आक्रोश फैला। रूस का प्रमुख नेता था बोरिस येल्सिन। ये तो इसमें सबसे प्रमुख था जिसने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की थी। इसके अलावा यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र हैं। बाल्टिक क्षेत्र में 3 गणराज्य आते हैं, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। इनमें सोवियत संघ के प्रति सबसे ज़्यादा असंतोष की भावना थी। अब अगला क्वेश्चन है रूस के वे 2 गणराज्य कौन से हैं जहाँ हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? तो कौन से हैं 2 गणराज्य? चेचन्या व दागिस्तान। ये ऐसे गणराज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे। चेचन्या, यहाँ इस आंदोलन को रोकने के लिए रूस के द्वारा यहाँ भारी बमबारी की गई थी और उसके मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन किया गया था और उसकी आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौते कब हुए? तो कब हुए थे भारत और रूस के मध्य 80 द्विपक्षीय समझौते? 2001 में। यानी इससे पहले भी भारत और सोवियत संघ में 1971 में 20 वर्ष की महत्वपूर्ण संधि हुई थी। उसका तो 20 वर्ष पूरा हो गया 1991 में उसके विघटन के साथ। लेकिन उसके बाद भी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना था, तो भारत की रूस के साथ अच्छे ही संबंध रहे थे। तो लगभग 2001 में भारत और रूस ने 80 द्विपक्षीय समझौते किए गए थे। उसमें था कि भारत को रूस के द्वारा सैनिक साजो सामान उपलब्ध कराना, ऊर्जा आपूर्ति कराना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सहयोग करना, इस प्रकार के 20 पॉइंट इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है दूसरी दुनिया के पतन का प्रमुख परिणाम क्या रहा? तो क्या परिणाम रहा? शीत युद्ध की समाप्ति। यानी 1991 में शीत युद्ध समाप्त हुआ था, उसके साथ ही दूसरी दुनिया का भी पतन हो गया था। दूसरी दुनिया में कौन से देश शामिल थे? पूरी यूरोप के देश जो सोवियत संघ में शामिल हुए थे वो दूसरी दुनिया में शामिल थे और सोवियत संघ के विघटन के साथ उसका भी पतन हो गया। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कौन सी अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा? तो कौन सी अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। क्योंकि शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य लड़ा गया था, तो सोवियत संघ की विचारधारा थी वो तो थी समाजवादी विचारधारा, और अमेरिका की विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी विचारधारा। तो इस युद्ध को एक विचारधाराओं का युद्ध भी कहा जाता है। लेकिन 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके साथ उनकी विचारधारा से भी लोगों का मन यानी जनता का मन उठ गया था। तो उसकी जगह फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा। अब अपना अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद पूंजीवाद को बढ़ावा देने हेतु कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था द्वारा कर दिया गया? यानी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो पूरी यूरोप के जो देश जिसकी स्थिति जर्जर हो गई थी उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर उन्होंने झुकाव शुरू किया।
पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाना शुरू किया। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, मुद्रा की ज़रूरत होती है। तो उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से उन्होंने कर्ज लिया था। अगला क्वेश्चन है, नाटो का गठन कब हुआ? तो कब हुआ नाटो का गठन? 4 अप्रैल 1949 को। यानी नाटो क्या था? एक सैनिक संगठन था अमेरिका का। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा एक सैनिक संगठन नाटो का गठन किया गया था, और वो किया गया था 4 अप्रैल 1949 में। अगला है, वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ? तो कब हुआ वार्सा पैक्ट का गठन? 14 मई 1955 में। वार्सा पैक्ट का गठन सोवियत संघ के द्वारा किया गया था, और वार्सा पैक्ट का गठन करने का प्रमुख कारण था नाटो का जवाब देने के लिए। यानी अमेरिका के द्वारा नाटो का गठन किया गया था, ये एक सैनिक संगठन था। तो फिर सोवियत संघ को भी ये लगा कि अब इसको भी इस प्रकार का कोई पैक्ट बनाना चाहिए, संगठन का निर्माण करना चाहिए। तो इसके जवाब के लिए इन्होंने सोवियत संघ के द्वारा वार्सा पैक्ट का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, नाटो का पूरा नाम लिखिए। तो नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो की स्पेलिंग है NATO। तो N से बनता है नॉर्थ, A से बनता है एटलांटिक, T से बनता है ट्रीटी, O से बनता है ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये नाटो का पूरा नाम है। अब अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा अर्थव्यवस्था के किस मॉडल को अपनाया गया? तो ये तो आपको पता ही है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी मॉडल को अपनाया गया, क्योंकि समाजवाद से तो विश्वास उठ गया था। पहले ये माना जा रहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद से कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जैसे जैसे देखा गया कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी और सोवियत संघ वो जनता के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया रहा है, जनता की निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर रहा है, तो जनता का धीरे धीरे समाजवाद से विश्वास हट गया और उन्होंने पूंजीवाद को अपनाया। तो समाजवाद से पूंजीवाद को अपनाया, इसको एक संक्रमण काल का कहा जाता है। इसको एक संक्रमण काल का एक खास मॉडल बताया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक ने इस प्रकार के संक्रमण काल को, यानी समाजवाद से पूंजीवाद की जो इसका संक्रमण था, उसको शॉक थेरेपी का नाम दिया गया था। अब अपना अगला क्वेश्चन है, सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कितने प्रांतों में विभाजित हुआ? यानी 1991 के बाद जो यूगोस्लाविया जो एक राष्ट्र था वो कई भागों में विभाजित हो गया। यानी 1991 के बाद ये एक बार 5 भागों में विभाजित हुआ। एक तो यूगोस्लाविया हो गया, दूसरा बोस्निया, तीसरा हर्जेगोविना, चौथा स्लोवेनिया और 5वां क्रोएशिया। ये इस प्रकार ये 5 प्रांतों में विभाजित हुआ। फिर 2003 में जो यूगोस्लाविया था एक, उसको यूगोस्लाविया में 2 गणराज्य थे, सर्बिया और मोंटेनिग्रो। तो यूगोस्लाविया को ख़त्म करके इसका नाम सर्बिया और मोंटेनिग्रो रखा गया। अगला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी से पूर्वी यूरोप की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा? शॉक थेरेपी से पूर्वी यूरोप की जो अर्थव्यवस्था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई, क्योंकि शॉक थेरेपी उन्होंने क्या कि एकदम सारे सब जगह अपना ली, शिक्षा खेती में भी अपना ली, उद्योग धंधों में भी अपना ली, अन्य कोई संस्थाएं थी उसमें भी, यानी एक साथ सारी समाजवादी यानी जो सरकारी स्वामित्व की जो भी संस्थाएं थी उन सभी संस्थाओं को औने पौने दामों में बेच दी गई, और इसकी जो है पूंजीवाद को अपनाने पर जोर दिया गया। तो एक साथ समाजवाद उनको पूंजीवादी हाथों में बेचकर पूंजीवाद को लागू करना पॉसिबल नहीं था। ये होना चाहिए था कि एक बार खेती में लागू कर लिया, कृषि में लागू कर लिया, उसमें फ़ायदा होता है 5-10 साल, उसमें अच्छा फ़ायदा होता है, फिर दूसरे उद्योग क्षेत्र में लागू करना चाहिए था। ऐसे किया नहीं, एक साथ सब में लागू कर लिया, तो इससे जो अर्थव्यवस्था थी वो और ज़्यादा चौपट हो गई। अगला क्वेश्चन है, रूस की अर्थव्यवस्था आज़ादी के कितने वर्षों बाद पटरी पर आई? तो रूस कब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूस का उदय कब हुआ? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद। तो विघटन हुआ उसमें इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, और विघटन के लगभग 10 वर्षों बाद रूस की अर्थव्यवस्था है वो उन्होंने विकास करना शुरू किया। तो 2001 में यानी 10 वर्षों बाद रूस की अर्थव्यवस्था वो पटरी पर आई।
अगला क्वेश्चन है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शॉक थेरेपी को। अब अगला क्वेश्चन है, पूर्वी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का आधार क्या था? तो क्या था इसके पुनर्जीवन का आधार? पूर्वी यूरोप में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस व धातु जैसे प्राकृतिक संसाधन थे। वहाँ इन संसाधनों का वहाँ खनन होता था। किस किस का? खनिज तेल का, प्राकृतिक गैस का और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का वो खनन होता था। तो ये इनके यहाँ इसकी एक आमदनी का साधन होता था। क्यों? क्योंकि इसका निर्यात किया जाता था, इसके बदले में आय प्राप्त होती थी और वह आय उस देश की एक आमदनी होती थी। इसके अलावा जिस देशों में ये प्राकृतिक संसाधन नहीं निकलते थे खनन के रूप में, उन देशों के अंदर से इस प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करने के लिए उन देशों के अंदर से पाइपलाइन बिछाई गई थी और उस पाइपलाइन बिछाने के बदले में इनको उन देशों को किराया मिलता था। तो उन देशों का किराया भी उसका एक आय का साधन था। तो ये पूरी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था की पुनर्जीवन का आधार यही था, खनिज संसाधन जिसका निर्यात किया जाता था और निर्यात करने के लिए जिस माध्यम से जाते थे पाइपलाइनों के द्वारा, उसका किराया इनके पुनर्जीवन का आधार था। अगला क्वेश्चन है, तेल व गैस के बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? यानी तेल व गैस के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान व अजरबैजान तेल व गैस के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। यानी भारत रूस का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा खरीदार देश है तेल का। अब अगला क्वेश्चन है, कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति? मिखाइल गोर्बाचेव। कब बनाया गया था मिखाइल गोर्बाचेव को? मार्च 1985 में सोवियत संघ की एकमात्र पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसका महासचिव बनाया गया था और इन्होंने जनता को आश्वासन दिया गया था कि ये सोवियत संघ में ज़रूर सुधार करेंगे और उन्होंने सुधार के लिए इन्होंने कोशिश भी की थी। राजनीति आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था को अपनाया था, लोकतांत्रिकरण शुरू किया था, पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की थी। ये तो अपने हिसाब से उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक तो जनता है वो अपना धैर्य खो बैठी। जनता ने कहा कि इसको बहुत तेज़ गति से विकास करना चाहिए और इतना तेज़ गति से इतनी अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, इसको एकदम तेज़ गति से उसको सुधारा नहीं जा सकता, ये धीरे धीरे कर रहा था और जनता सोची कि इसको तेज़ गति से विकास करना चाहिए। तो जनता ने एक तो अपना धैर्य खो बैठा, दूसरा इसको जो प्रशासनिक तंत्र था उसको सहयोग नहीं मिला। प्रशासनिक तंत्र है वो तो यही चाह रहा था कि जैसी है व्यवस्था वैसी रहे, जिससे उसको फ़ायदा हो रहा था गिने चुने लोगों को। तो जो प्रशासनिक तंत्र था, भ्रष्ट तंत्र था, वो इसका सहयोग नहीं कर रहे थे, तो उनकी विपरीत समस्याओं का इनको सामना करना पड़ा और जिससे मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीति थी वो नीति भी इसके असफल रही और ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। इसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला क्वेश्चन है, रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश कौन है? यानी रूस के जो हथियार होते थे उसका दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश कौन सा था? भारत। यानी रूस में हथियारों का निर्माण होता था और उसका दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश भारत था और भारत को सैनिक साजो सामान है वो भी रूस के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। अब 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका ने अपना सैनिक ठिकाना कहाँ बनाया? तो कहाँ बनाया अमेरिका ने अपना सैनिक ठिकाना? मध्य एशिया में। कहाँ बनाया? मध्य एशिया में। अगला क्वेश्चन है, रूस के वे 2 गणराज्य कौन से हैं जहाँ हिंसक व अलगाववादी आंदोलन हुए? तो कौन से हैं? चेचन्या और दागिस्तान। यहाँ रूस के द्वारा यहाँ हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे और रूस के द्वारा यहाँ बमबारी की गई थी, मानवाधिकारों को उल्लंघन किया गया था, इसकी आज़ादी को दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई थी। तो इसके 2 गणराज्य हैं जिन्होंने
जिनमें हिंसक बमबारी हुई थी और इन्होंने हिंसक अलगाववादी आंदोलन किए थे, चेचन्या और दागिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत को रूस के साथ संबंध बढ़ाने से क्या फ़ायदा हुआ? तो क्या फ़ायदा हुआ भारत को रूस के साथ संबंध बढ़ाने से? भारत को रूस के साथ संबंध बढ़ाने से कई फ़ायदा हुआ। यानी जैसे सोवियत संघ ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संधि की थी, सोवियत संघ हमेशा भारत का सहयोगी था, मित्र देश था, वैसे ही रूस भी भारत का एक तरह से मित्र देश है, हमेशा ही भारत का सहयोग करता रहा है। इन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भारत का सहयोग किया, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने, चीन के साथ संबंधों में संतुलन लाने जैसे मुद्दों में भारत को फायदे। यानी भारत के चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं, कश्मीर मुद्दा भारत में हमेशा लटका रहता है, तो इस मुद्दों में रूस ने भारत का सहयोग किया। इसके अलावा कोई ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित समस्याओं का सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, इस प्रकार से कई क्षेत्रों में रूस के द्वारा भारत को सहयोग दिया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में क्रायोजेनिक रॉकेट देकर भी रूस के द्वारा भारत का सहयोग किया गया। अब अगला क्वेश्चन है, चेकोस्लोवाकिया का विभाजन होकर कौन से दो नए देशों का उदय हुआ? तो चेकोस्लोवाकिया का विभाजन होकर कौन से दो नए देशों का उदय हुआ था? चेक व स्लोवाकिया। चेक व स्लोवाकिया दो नए देशों का उदय हुआ। अब अपने ये क्वेश्चन हो गए, टोटल 27 क्वेश्चन पहले किए थे और 24 क्वेश्चन अब किए हैं। अपने 51 क्वेश्चन हो गए छोटे, और ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये जो 27 क्वेश्चन, इस पहले के जो 27 क्वेश्चन है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करने हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, कल करेंगे नेक्स्ट पार्ट, और आज का अपना पार्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।